नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से, जिसके राइटर है आर बी त्रिपाठी। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसका अलग से वीडियो इसलिए बना रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट की क्या कर सकते हैं, वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 3 × 3 का ऑर्डर की यदि डिटर्मिनेंट आती है या उससे बड़ी आती है तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हमें करना पड़ती है। तो कैलकुलेशन कम करना पड़े उसके लिए उन्होंने अलग से उसकी क्या बनाई है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब जो सभी डिटर्मिनेंट में अप्लाई हो जाए, और अप्लाई होने पे क्या चेंजेस आएगा वो हमको उन्होंने लिख के दिया हुआ है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो करते हैं हम। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या कहा है, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो, मतलब किसी भी एक रो के अंदर, और इन एनी कॉलम, तो एनी कॉलम हो या एनी रो इज जीरो, मतलब ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट उसके क्या है, यदि जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अपन एग्जांपल से समझे, यदि हमको क्या दिया हो, 0 0 0 6 8 2 और 3 7 5, तो इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट जीरो ले सकते हैं। ईच एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट इन एनी रो, जरूरी नहीं फर्स्ट रो में हो, सेकंड रो में भी हो सकता है, थर्ड रो में भी हो सकता है। और इन एनी कॉलम, तो अपन एक कॉलम का एग्जांपल ही समझते हैं, जैसे ए बी सी, यहाँ पे अपन को कॉलम लिया 0 0 0 ई एफ और जी। तो जब इसका एक कॉलम पूरे के पूरे एलिमेंट जीरो है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, एक को सॉल्व करते हैं। इसे यदि अपन कर दें, इसे एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, तो कॉलम 2 से क्या आता है, पहला एलिमेंट नेगेटिव आता है, 0 0 में किसका इंटू होगा, बाकी सारे एलिमेंट का। फिर क्या आएगा, प्लस का 0, उसमें सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या आएगा, 0, उसमें माइनस का 0 आएगा, फिर उसमें बाकी सारे एलिमेंट का इंटू होगा। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 0 आएगा। तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बस हमको क्या देखना है, किसी एक रो में या एक कॉलम में सारे एलिमेंट यदि क्या है, 0 हैं, तो आपका उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये थी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है हमको, सेकेंड प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। जो डिटर्मिनेंट है हमारा, उसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब जब रो की वैल्यू को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मतलब हम डिटर्मिनेंट का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। दोनों में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, है ना। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, आई हो सकती है रो 1, रो 2 और रो 3, है ना। रो को हम किस में चेंज कर दें, कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा हमने, जो बुक में दिया वही लिखते हैं। 2 - 3 और कितना है, 5, फिर है 6 0 4, फिर है 1 5 माइनस का 7। तो यहाँ से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकली, एक्सपेंड करा अपन ने, 2 के साथ आएगा था 0 5 4 -7, फिर माइनस का 3, तो माइनस माइनस होगा प्लस का 3, 6 1 4 -7, फिर कितना है, प्लस का 5 के साथ आया 6 0 1 5। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई, 2 से 0 5 4 जा 20, प्लस का 3 7 6 जा कितना हुआ 42, माइनस से कितना आएगा 42, माइनस का 4 प्लस का 5 5 6 जा कितना है 30, माइनस का 0। सॉल्व, तो मल्टीप्लाई करा कितना आया, माइनस का 40 प्लस का 3 माइनस का 46 प्लस का 150। तो 150 में से 40 का है तो कितना बचेगा, 110 बचता है, प्लस का माइनस का 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 1 कितना आया 30, तो कितना बचेगा, माइनस का 28। अब यदि मैं इसको अप्लाई करता हूँ, है ना, कॉलम और रो को इंटरचेंज करता हूँ, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 2 माइनस का 3 और 5, 6 0 और 4, 1 5 और माइनस का 7। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 2
2 के साथ आएगा 0 4 5 -7, फिर माइनस के 6 के साथ आएगा माइनस का 3 5 5 और माइनस का 7, फिर 1 के साथ आया -3 5 0 और 4, तो कितना आ गया 2 0 5 4 जो कितना है 20, माइनस का 6 7 3 है 21 5 5 जो 25, प्लस का 1 5 4 3 जो 12, कितना है माइनस का 12, आगे कितना माइनस का 40, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 12, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 40 और 12 कितना हुआ माइनस का 52, और 6 4 24, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, बड़ा नंबर किसका माइनस का। तो देखो इंटरचेंज कर दिया मैंने, क्या कर दिया है, जो रो थी वो यहाँ पे क्या बना दी, कॉलम बना दी। तो आंसर में कुछ भी चेंज आया क्या, नहीं आया। तो प्रॉपर्टी में उन्होंने यही कहा है जब डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो उसका आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, इफ एनी रो एनी टू रो, मतलब कोई सी भी दो रो या दो कॉलम क्या है एक जैसे है ना, डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, एक जैसे वाले दूसरे बाद वाले हैं। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, चेंज होगा। मतलब आप आर आई की जगह क्या लिख दें, आर जे लिख दें, और जे के क्या लिख दें, आर आई लिख दें, या फिर सी आई की जगह क्या लिख दें, सी जे लिख दें, या सी जे क्या लिख दें, सी आई। दोनों को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर, दोनों में से कोई सा भी एक अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू में किसका साइन आएगा, बस माइनस का आएगा साइन, बाकी पूरा डिटरमिनेंट वही का वही रहेगा। हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं जो हमको अभी दिया था, हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 -3 और 5 है ना, इसी को लिखते हैं 2 -3 5, फिर था 6 0 4, फिर 1 5 और माइनस का 7। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस का 28, कितना आ रहा था माइनस। अब हमने क्या करा, R1 को चेंज कर दिया किससे, R2 से, और R2 को चेंज किससे कर दिया, R1 से। रो को किससे चेंज कर दिया, कॉलम से, और कॉलम R1 को R2 से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हमारी नई जो मैट्रिक्स बनी वो क्या बन गई, 6 0 4 2 -3 का 5 1 5 और माइनस का 7। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 6 के साथ कितना लिखना, माइनस का 3 5 5 और माइनस का 7, फिर क्या आएगा माइनस का 0, फिर 0 के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखें, नेक्स्ट वैल्यू 4 4 के साथ कितना आया 2 -3 1 और कितना होगा 5। तो सॉल्व करें, देखो 7 3 21 5 5 25, ये है प्लस का 4 5 2 10 3 1 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 6 माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 30, तो वैल्यू कितनी आई, 6 4 24, 4 3 कितना आया 12, 4 3 आएगा 12, 4 1 कितना होगा 4 और 1 5 52, 52 में से 28 को माइनस करो, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया तो 28, तो किसका होगा 28 प्लस का हो गया, और ऐसे में 28 किसका आ रहा था माइनस का, मतलब साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आया समझ में। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यदि आप लगाते हो तो सिर्फ क्या हुआ, साइन चेंज हुआ। तो इन प्रॉपर्टीज़ की से पहली प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं जीरो है कि नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दोनों को इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें तो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश के बराबर होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना, यही होगा। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना मतलब क्या करना, ट्रांसपोज करना। थर्ड क्या है कि दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या आएगा, तो सिर्फ किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर इसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रो और कॉलम, या तो रो हो या फिर क्या है कॉलम है, ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकली, है ना, आइडेंटिकली मतलब क्या, जिसके हर एक एलिमेंट, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, मतलब हर एक एलिमेंट बिल्कुल एक जैसा है, मतलब दो रो दिखने में बिल्कुल सेम है और कॉलम बिल्कुल दिखने में क्या है, सेम है,
तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब जैसे ए बी और क्या दिया, सी दिया, बिल्कुल ऐसे दे दिया, ई एफ और जी दे दिया, फिर वापस दे दिया ए बी और सी। तो R1 क्या लिखेंगे आप, R1 इक्वल टू क्या है, R3 है। ये किस टाइप की है, आइडेंटिकली इक्वल है, आइडेंटिकली क्या है, इक्वल है, देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आएगा, 0। ये तो रो का था, यदि ऐसा हो सकता कॉलम भी, ये हमारी रो थी बिल्कुल सेम दोनों। अब इसके अपन को ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, ए बी सी ई एफ जी ए बी सी, तो अभी हमने पढ़ा था, ये ऐसा करते कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, क्या है, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट किसका, ऑफ ए रो। यहाँ पे इस वर्ड का बहुत यूज है, ए रो मतलब सिर्फ क्या है, एक रो, ए रो, और या तो कॉलम की बात करें या फिर किसकी बात करें, रो की बात करें, ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के, है ना। मैट्रिक्स में क्या होता था, हर एक एलिमेंट से करते थे, डिटरमिनेंट में क्या करना है, आपको सिर्फ एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, या फिर उसमें से क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे ऐसा दिया हुआ, बोले कि k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का, तो इसका मतलब क्या है, k लिखा आपने, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी, मान लो a है, b है, c है, d e f g x y z, ऐसा है। तो इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, a का इंटू के में करा, प्लस फिर b का इंटू किस में करा, k में, फिर c का इंटू किस में करा, k। बाकी कुछ c में हम भी कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस एक रो और एक कॉलम में हो, किसी भी एक रो में, जरूरी नहीं फर्स्ट में करें। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ए बी और सी, ई के एफ के जी के एक्स वाई और जेड। चाहो तो कॉलम में कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ए के ई के एक्स के, फिर बी सी एफ जी वाई जेड। तो किसी भी एक रो और एक कॉलम में यदि हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उस कांस्टेंट का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे जो डिटरमिनेंट है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका अपन एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखता हूँ मैं एग्जांपल, एक मिनट, जितना मिलता है तो मेरे को। चलिए, तो थोड़ा सा मिलता जुलता मिला है मेरे को, एक प्रॉपर्टी वो लगेगी उसके बाद, चलो इसको रफ कर देते हैं, अपन कर लेते हैं इसे। हमको दिया हुआ है, एक खेगा नंबर 2 3 5 7 8 9, उसके बाद लिख सकते हैं अपन इसे 63 72 81। ये हमको मैट्रिक्स दी, बोला इसकी वैल्यू पता करो। इसकी वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक चीज़ इसे देखिए जो सब में कॉमन आ रही हो, 7 8 और 9, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 9 7 जा 62 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। तीनों में क्या कॉमन आ रहा, 9 कॉमन आ रहा, तो 9 आप ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो सकती है, 9 से मल्टीप्लाई हो सकती है, 7 8 और 9 7 8 और 9। तो जब दो रो एक जैसी होती हैं, दो रो या दो कॉलम सेम होती है, तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो हमारी डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब आप कॉमन भी ले सकते हो और क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी एक रो में, तो हमारा डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई होता है, के से मल्टीप्लाई होता है। फिफ्थ के बाद है, हम क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा किस टाइप से हमको इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना। अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज समझना हमको, आपको सही तरीके से नोट करना है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज समझने में। सिक्स्थ है, बोले इफ सम और ऑल एलिमेंट, मतलब बोला उन्होंने कुछ या सभी एलिमेंट, है ना। सम मतलब कुछ या फिर सभी एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी भी एक रो या फिर कॉलम के, ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस अ सम ऑफ 2
और मोर, मतलब दो या दो से ज्यादा नंबरों के प्लस के फॉर्म में यदि उसे कर रहे हैं अपन लिख रहे हैं, then the determinant can be expressed as the sum of, determinant कैसे लिख सकते हैं, express as the sum of two or more determinant। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, थ्योरी में तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ऐसा दिया हुआ है a प्लस a1 प्लस लेमडा, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसा लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या बोला, इफ सम या तो कुछ या ऑल एलिमेंट, है ना, हमने सभी एलिमेंट लिख लिए ना, हो सकता है एक को नहीं है तो अपन वहां पे जीरो लिख सकते हैं, ऐसा होता बाई चांस कि ये होता ही नहीं, सिर्फ एक इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस जीरो, तो जो हमको कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस, मतलब उनको प्लस के फॉर्म में, सम के फॉर्म में, या फिर माइनस होता तो माइनस के फॉर्म में एक्सप्रेस। तो कैसे लिख सकते हैं अपन डिटरमिनेंट को, ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग करके, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, तो इसको प्लस का तो लेमडा 1, नहीं था तो अपन के लिख देंगे 0, ये तो लेमडा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो ये हमारी दो, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको क्लियर होगा ना। नेक्स्ट है ना, सबसे जरूरी जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है प्रॉपर्टी वो यही है। क्या बोल रहे हैं, पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं फिर लिख के समझाऊंगा ना। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए एनी रो और एनी कॉलम, मतलब हर एक एलिमेंट किसके लिए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की, ऑफ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाई मतलब बराबर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ना, बराबर मतलब सभी को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम, मतलब रो कर रहे हैं तो रो और कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम, उसे अपन ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, मतलब ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कैसे, जैसे अपने को चाहिए R1, तो कंपलसरी चीज क्या है कि यहाँ पे पहले R1 ही आना चाहिए, यदि आप गलती से R2 या R3 लिख दोगे आपका गलत हो जाएगा ना, जो यहाँ पे लिख रहे हैं वही वैल्यू इधर आनी चाहिए। अब हम चाहे तो प्लस चाहे तो माइनस, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और R2 हो R3 हो R4 हो जो भी हो, अपन उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और R1 में प्लस करके R1 की जगह लिख देंगे, तो उससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन C1, अब यहाँ पे देखो I लिखा हुआ, 1 के मतलब कोई सी भी पोजीशन में 1 लिख के बता रहा था, फिर CI प्लस K CJ, है ना। अब इसको अपन यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल। तो ये हमारी क्या है, 7th प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज होगा। इसमें से जो होती हैं 3 प्रॉपर्टीज जो हम जितनी पढ़ी थी, उसमें 3 प्रॉपर्टी को बोला जाती है एलिमेंट्री, है ना। उन्हें क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री कौन कौन सी होती है, पहला आपने पढ़ा था इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब रो को किस में चेंज कर रहे थे अपन, है ना, दोनों कोई सी R1 को RJ से, है ना, RI को RJ से और CI को CJ से, हाँ, दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं। तो पहली एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ये है। दूसरी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे RI में मल्टीप्लाई करा K इंटू RI का, या CI में मल्टीप्लाई करा K इंटू CI का। और तीसरी ये वाली जो हमने लिखी हुई है, तो इन तीनों को कौन सी बोली जाती है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी बोली जाती है, जिसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब इन सब पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6D, वो हम करेंगे। तो आप लोग पहले प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िएगा, समझिए, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।